बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 20 एसी सर्किट्स। इसका पार्ट जो है 14 हम करने जा रहे हैं और दो टॉपिक्स जो है इसमें हम देखेंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम एक तो ये देख लेते हैं और इसके अलावा मेटल डिटेक्टर्स। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। नोट कर लीजिए भाई, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम एक ये टॉपिक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम एक ये है हमारे पास, और दूसरा है मेटल डिटेक्टर्स। मेटल डिटेक्टर्स, ठीक है भाई। पहले वाला टॉपिक देख लेते हैं। पिछला पार्ट अगर देखना हो तो आप ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो जाएगा, ठीक है। अगला पार्ट जो है वो वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा। हर वीडियो के अंदर यही सेटअप है, लेकिन प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। प्लेलिस्ट में कैसे पहुंचेंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है। उस पर क्लिक कीजिए, पेज खुल जाएगा, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखें, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें चले जाइए। पिछले सारे चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 जो अभी चल रहा है, सारे कंप्लीट लेक्चर्स पढ़ें। इसके अलावा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ऑलरेडी मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। पूरी की पूरी बुक जो है कंप्लीट बना के अपलोड मैं कर चुका हूँ, तो वो भी देख लें आप। और उस सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर जो है एक ग्रैंड टेस्ट भी है नोमेनक्लेचर का, 2 घंटे का लगभग, तो वही मैंने इसीलिए बनाया। उसी में सॉल्यूशंस भी दिए थे, कंप्लीट नोमेनक्लेचर उस टेस्ट के अंदर मौजूद है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो है वो भी कंप्लीट बना के अपलोड कर चुका हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट होगी, और इसके अलावा दीगर प्लेलिस्ट भी हैं, ठीक है भाई। तो आगे चलते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, इसको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ले लें पहले, आप लोग समझ लें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या है। दो चीज़ें होती हैं हमारे पास घरों में, देखें, एक सोर्स होती है, दूसरा हमारे पास लोड होता है। आसान लफ्ज़ों में सोर्स वो चीज़ है जो कि आपको बिजली प्रोवाइड कर रही है, दूसरी वो चीज़ है जो कि उस बिजली को इस्तेमाल कर रही है। देखें, ये भी एक डिवाइस है, ये भी एक चीज़ है, और ये भी एक चीज़ है। समझ में आ रही है बात आपको? ये जो चीज़ है इसके अंदर सर्किट लगा हुआ है, और ये जो चीज़ है इसके अंदर भी सर्किट लगा हुआ है। सर्किट के बग़ैर बिजली का फ़्लो हो ही नहीं सकता एक जगह से दूसरी जगह, ये बात तय है, ठीक है। तो ये वो चीज़ है जो कि आपको बिजली प्रोवाइड कर रही है, ये वो चीज़ है जो कि इस बिजली को इस्तेमाल कर रही है। यहाँ से यहाँ सोर्स बिजली प्रोवाइड कर रही है, और ये वो चीज़ है जो कि बिजली इस्तेमाल कर रही है। घरों में हमारे होम अप्लाइंसेस हैं, बिजली इस्त्री है, और ये और वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये भी एक डिवाइस है, ये भी एक चीज़ है, इसके अंदर भी सर्किट लगा हुआ है। ये लोड है, ये भी एक डिवाइस है, ये भी एक चीज़ है, इसमें भी सर्किट लगा हुआ। और सर्किट आपको पता है, सर्किट जो है इसका मतलब किस वर्ड से निकला है? ये साइकिल से। और इसका मतलब क्या है कि जहाँ से कोई चीज़ चले दोबारा वहीं पहुँचे। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ पहुँच रही है सर्किट के अंदर? चार्जेस पहुँच रहे हैं, ठीक है, चार्जेस पहुँच रहे हैं। ये चार्जेस जो एक जगह से निकल रहे हैं और दूसरी जगह पे दोबारा वहीं पर आ रहे हैं, ये चार्जेस। और ये रही आपकी जहाँ से वो फोर्स मिल रही है जो इन चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह भेज रही है, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसी के अंदर आप क्या लगा देते हैं? इसी के अंदर आप अपनी ज़रूरत के तहत जो है, पिछली वीडियोस में जैसे हमने डिस्कस किया है, आप जो है रेसिस्टर लगा देते हैं, आप जो है इंडक्टर लगा देते हैं, और आप जो है वो कैपेसिटर लगा देते हैं। मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के अंदर मुख्तलिफ़ काम होता है।
एग्जैक्टली ऐसा ही सेटअप यहाँ पर भी है लोड के अंदर। लोड के अंदर भी सर्किट जो मौजूद है वहाँ पर भी चार्जेस का फ्लो हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर भी हो सकता है रेसिस्टर लगा हुआ हो सकता है इंडक्टर लगा हुआ हो सकता है कैपेसिटर जो है वो लगा हुआ हो इसके अंदर। मैंने कहा ना, क्योंकि वैरायटी है हमारे पास डिवाइसेस की, घरों में हम इस्तेमाल जो करते हैं, ठीक है, तो इसलिए कौन सा सर्किट लगा हुआ है कौन सा नहीं लगा हुआ, तो इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इस सर्किट के अंदर सिर्फ रेसिस्टर हो, इंडक्टर और कैपेसिटर हो ही ना, हो सकता है इसके अंदर इंडक्टर ही सिर्फ लगा हुआ हो, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जा रही है, सोर्स से जो लोड की तरफ जा रही है, तो यहाँ से जाते हुए यहाँ पर क्या मौजूद है, ये रेसिस्टेंस जो है, इसको भी ज़रा समझ लें, पिछली वीडियोस में भी समझा है। इसको हम कहते हैं मुज़ाहिमत, रुकावट, जो आगे बढ़ने से रोक रही है इन चार्जेस को। अगर आप ये रेसिस्टर, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर इस सर्किट में ना भी लगाएं, तब भी इसके अंदर, इस सर्किट में, इस वायर में, ये जो बिजली की तार है, इसमें रेसिस्टेंस मौजूद है। कुदरती बात है, एटम्स से मिलकर बनी है, एटम्स आगे जाने नहीं देते। और यहाँ पर जो डिवाइस, यहाँ पर जो सर्किट है, इसके अंदर भी एग्जैक्टली रेसिस्टेंस जो है वो मौजूद है, रेसिस्टेंस जो है वो मौजूद है। भले यहाँ पर मौजूद सर्किट के अंदर ना तो रेसिस्टर लगा हुआ है, ना इंडक्टर लगा हुआ है, ना कैपेसिटर लगा हुआ है, तब भी नेचुरली यहाँ पर जो सर्किट है, उसकी जो वायर है, जो सर्किट है, उसके जो एटम्स हैं, वो आगे बढ़ने से रोकेंगे चार्जेस को। तो रेसिस्टेंस यहाँ पर भी है नेचुरली। फिर अगर आप ये लगा देते हैं रेसिस्टर, तो ये तो इसका तो काम ही रेसिस्टेंस क्रिएट करना है। इंडक्टर का काम जो है और कैपेसिटर का काम थोड़े से फ़र्क के साथ इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने का है। इसमें इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है और इस कैपेसिटर में चार्जेस स्टोर होते हैं। और ये इंडक्टर, कैपेसिटर, ये दोनों भी जो है वो रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं। जी, ये भी रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन इनकी जो रेसिस्टेंस होती है, इंडक्टर की और कैपेसिटर की, इनकी रेसिस्टेंस को जो है वो एक नाम दिया जाता है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। इस रेसिस्टर की रेसिस्टेंस को रेसिस्टेंस का ही नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्टेंसेस हो गए, इनकी रेसिस्टेंस जो है वो रिएक्टेंसेस हो गई, इसकी रेसिस्टेंस तो रेसिस्टेंस ही हुई। इसके अलावा जो वायर के अंदर हमारे पास एटम्स मौजूद हैं, वो चार्जेस को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो भी रेसिस्टेंस हो गई। तो कलेक्टिवली हम फिर ये सारी किस्म की जो रेसिस्टेंसेस हैं, रिएक्टेंसेस हैं, इनको हम एक नाम दे देते हैं इम्पीडेंस का। इम्पीडेंस का, तो मैं इम्पीडेंस का वर्ड इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर भी इम्पीडेंस मौजूद है, जो ये सर्किट बना हुआ है सोर्स की डिवाइस में, और यहाँ जो सर्किट बना हुआ है यहाँ पर भी इम्पीडेंसेस जो है वो मौजूद हैं लोड के सर्किट के अंदर, ठीक है भाई। अब मैं ये जो बात कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, अब मैं इसको एक दूसरा नाम देता हूँ पावर का। पावर, ऑब्वियस सी बात है कि आपके सोर्स से जो पावर जा रहा है आपके लोड तक, तो आप ये चाहते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो, इम्पीडेंसेस कम से कम हो। कॉमन सेंस की बात है ना भाई, आप ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर, जो हम पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पावर मैक्सिमम लोड के पास जाए, ताकि लोड को मैक्सिमम पावर मिले और लोड जो है वो बेहतरीन काम करे। यही चाहते हैं ना, आपके घर में जो अप्लायंसेस लगी हैं वो बेहतरीन काम करें, आपका घर में जो फ़ैन चल रहा है वो अपनी पूरी रफ्तार से चले, ना कि स्लो चले। स्लो फैन चल रहा है तो इसका मतलब पावर उसके पास कम पहुंच रही है, मतलब रेसिस्टेंसेस या इम्पीडेंसेस, अब नाम लूँगा, इम्पीडेंसेस जो है वो चार्जेस के फ़्लो को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो आप ये नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे मैक्सिमम लोड, यानी कि फ़ैन को जो है वो पावर पहुँचे। तो मैक्सिमम अगर आप चाहते हैं कि पावर जो है वो सोर्स से लोड तक जाए,
मैक्सिमम पावर जो है सोर्स से लोड तक जाए तो वो कैसे जाएगी, उसके लिए एक थ्योरम है जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। समझ में आ गया? मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। क्या कहा मैंने कि आप कैसे इस बात का पता लगाएंगे, ये आपको कैसे पता लगेगा वो कौन सी शराइत हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके तहत आपको मैक्सिमम पावर जो है वो सोर्स से लोड को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये बात बताता है ये थ्योरम। ये थ्योरम आपको बताता है कि अगर यहाँ जो सोर्स की इम्पीडेंसेस हैं, अगर वो लोड की इम्पीडेंसेस के बराबर हो जाएं, मैच कर जाएं, तो इस सूरत में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। क्या कहा मैंने? मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र आपको क्या कह रहा है कि जो सोर्स की इम्पीडेंसेस हैं, ठीक है, वो और जो लोड की इम्पीडेंसेस हैं, अगर ये मैच कर जाएं, ये बराबर हो जाएं, एक दूसरे से मैच कर जाएं, उस वक्त क्या होगा? मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा सोर्स से लोड तक। कॉन्सेप्ट मिल गया? ठीक है, अब इसके नोट्स ले लेते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम सेज दैट, अब है तो ये थ्योरम, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेज दैट, देखें हेडिंग्स आ रही हैं, अब हेडिंग्स को फॉलो किया करें। सेज दैट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड, maximum power is transferred from source to load, from source to load when कब? impedance of source matches with impedance of source matches with impedance of load, impedance of load। ठीक है भाई, बाकी impedance मैं आपको बता चुका हूँ क्या है। अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस बाय सर्किट, ये तो लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, ओरल बता देता हूँ, फिर भी impedance अगर नहीं लिखी इसकी डेफिनेशन तो लिख लें। impedance क्या है? अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस बाय सर्किट। ठीक है भाई। इम्पीडेंस इंक्लूड्स, इम्पीडेंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इम्पीडेंस में रेसिस्टेंस भी आ जाती है और रिएक्टेंस भी आ जाती है। रिएक्टेंस क्या है? अपोजिशन ड्यू टू इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अब ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हेडिंग डालने अगली, एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर्ड, एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर्ड, ये हेडिंग आ गई। एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर, एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर्ड कब होगा? ठीक है, व्हेन बोथ इम्पीडेंसेस मैच। आसान सी बात भाई, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा सोर्स से लोड तक तो उसी वक्त जो है वो एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर्ड होगा। पावर का मतलब यहाँ पर यही है ना, ताकत मिलेगी भाई। ताकत लोड को जितनी ज़्यादा मिलेगी तो आप कहेंगे कि बड़ी अच्छी एनर्जी मिल गई लोड को, लोड तो हमारा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मिसाल के तौर पर फ़ैन है। तो एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो लोड को कब हो रही है? तभी हो रही है जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रहा है। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब हो रहा है? जब इम्पीडेंसेस मैच कर रही हैं। ठीक है, व्हेन बोथ इम्पीडेंसेस मैच, यानी कि ब्रैकेट में लिख लीजिए, सोर्स
ऑब्लिक लोड। ये मैं लिखवाता हूँ बुलेट्स में, ये सारे के सारे नोट्स जो बनवाता हूँ ना, ये बुलेट्स में होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, नोट्स तो आपके पास बाकायदा आएंगे, तो ये तो बुलेट्स में मेन पॉइंट्स हैं। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो मैथमेटिकली ये एडिंग डालना है। मैथमेटिकली अगर देखें तो आर एल क्या है, रेसिस्टेंस। आर एल ये क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ लोड। रेसिस्टेंस ऑफ लोड। और आर एस क्या है, आर एस रेसिस्टेंस ऑफ सोर्स। रेसिस्टेंस ऑफ सोर्स। फिर आगे कह रहा है सिंस आर एल बराबर है आर एस के। सिंस आर एल बराबर है आर एस के। आर एल बराबर है आर एस के। अच्छा, ये जानना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये तो टॉपिक हो गया सारा का सारा, ठीक है। वाई इम्पोर्टेंट, ये देखिए ये सवाल आते हैं, वाई इम्पोर्टेंट, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है भाई इन डिज़ाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मालूमात को सामने रख के आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो हैं वो डिज़ाइन करें, सोर्स में भी लोड में भी, ताकि जिससे आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र मिले, एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफ़र मिले, ठीक है। तो इन डिज़ाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी। टू ऑप्टिमाइज का मतलब होता है बेहतरीन बनाना, बेस्ट बनाना। टू ऑप्टिमाइज एनर्जी, टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी। टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी एंड मिनिमम पावर लॉस, एंड मिनिमम पावर लॉस, जिसमें ऐसे सर्किट्स जो कि बेहतरीन आपको जो है वो एफिशिएंसी प्रोवाइड करें और उसके अंदर मिनिमम पावर लॉस हो, ठीक है भाई। अब दूसरा टॉपिक देख लेते हैं अपना, मेटल डिटेक्टर्स। क्या है, एयरपोर्ट वगैरह पे सिक्योरिटी के हवाले से आपने देखा होगा, ये वो एक साहब खड़े हैं बैंक के बाहर जो है, वो उनके हाथ में एक डिवाइस है जिसको मेटल डिटेक्टर कहते हैं। क्योंकि असलहे वाली चीज़ें होती हैं, जो वेपन होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, पिस्टल वगैरह है, नाइफ़ चाकू वगैरह है, ये किसके बने हुए होते हैं, ये मेटल के बने हुए होते हैं। तो बैंक के बाहर वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो खड़ा होता है, उसके हाथ में इतना बड़ा जो है वो डिवाइस होती है, ठीक है, उसको कहते हैं मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर ये टॉपिक है। हमें ये देखना है कि वो मेटल डिटेक्टर जो है वो काम कैसे करता है, कि जैसे ही उस मेटल डिटेक्टर के पास कोई दूसरी चीज़ आती है मेटल, तो उस मेटल डिटेक्टर से जो है वो एक लाल बत्ती जलती है, रेड कलर की लाइट भी जलती है, और साउंड की भी आवाज़ आती है, एक बीप की भी आवाज़ आती है आपको, टिंग टिंग इस तरह की, टक 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 टू 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 टू। तो ये बीप की आवाज़ जो मेटल डिटेक्टर दे रहा है, ये कैसे दे रहा है, उस मेटल डिटेक्टर के अंदर है क्या, आखिर ऐसा क्या लगा हुआ है जिसकी वजह से ये मामला हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, आसान सा कॉन्सेप्ट है इसका, फिर इसके नोट्स ले लेंगे। मेटल डिटेक्टर के अंदर 2 कॉइल लगी हुई होती हैं। एक कॉइल, क्योंकि मेटल डिटेक्टर जो है उसके अंदर छोटी सी बैटरी भी लगी होती है, आप मेटल डिटेक्टर को चार्ज करते हैं तो आपके हाथ में होता है वो मेटल डिटेक्टर, उसमें जो है बैटरी भी लगी हुई है छोटी सी। वो बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड कर रही है अंदर मौजूद एक कॉइल को। 2 कॉइल्स लगी हुई होती हैं एक कॉइल को,
वो एक कॉइल जो है वो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट उस कॉइल में फ़्लो हो रहा है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ़्लो होता है तो उस वायर के इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उस वायर के गिर्द, उस कॉइल के गिर्द जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दो कॉइल लगी हुई है ना, ये कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है। उस मेटल डिटेक्टर के अंदर दो कॉइल लगी हुई है। ये जो एक कॉइल है इसमें जब करंट जो है वो फ़्लो करेगा तो करंट के फ़्लो की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कॉइल के इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बन जाएगी। अब जैसे ही कोई मेटल की चीज़ इसके सामने आएगी, जैसे कि कोई नाइफ़ वगैरह है, ठीक है, कोई नाइफ़ वगैरह है, ये जब इसके नज़दीक आएगा, ये नाइफ़ जो है वो मेटल का बना हुआ है, तो यहाँ पर ये जो कॉइल है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरेक्ट होगी इसके साथ फ़ौरन, इस मेटल के साथ। ये मेटल का जो ये नाइफ़ है इसके साथ इंटरेक्ट होगी, और जैसे ही ये कॉइल के इर्द गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट होगी इस मेटल के साथ, इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा, चेंज आएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा, चेंज आएगा। अब जो दूसरी कॉइल लगी हुई है इसी मेटल डिटेक्टर के अंदर, ये डिटेक्ट करेगी इस चेंज को। डिटेक्ट का मतलब ये कि पता चला लेना। ये दूसरी कॉइल जो मेटल डिटेक्टर में लगी हुई है, इस चेंज को जो कि मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, इस चेंज को डिटेक्ट करेगी ये दूसरी कॉइल, सेकंड कॉइल। और इस चेंज को ये कॉइल जो है, ये जो चेंज आएगा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज जो आएगा, इस चेंज को दूसरी कॉइल डिटेक्ट करने के बाद इसको कन्वर्ट कर देगी साउंड में या लाइट में। ये डिपेंड करता है हमारे मेटल डिटेक्टर के ऊपर कि उसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है, वो जलना बुझना शुरू कर देगी, या फिर उसमें से कोई बीप वगैरह जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू कर देगी। तो ये कॉइल जो है ये डिटेक्ट करेगी क्या, इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चेंज आ रहा होगा। और इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कब आएगा, जब कोई मेटल जो है इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में आएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उस मेटल के साथ इंटरेक्ट होगी, उस मेटल के साथ इंटरेक्ट होगी, और जैसे इंटरेक्ट होगी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। इस चेंज को दूसरी कॉइल जो है वो डिटेक्ट कर लेगी, दूसरी कॉइल जो है वो डिटेक्ट कर लेगी। इनमें से एक कॉइल जो है उसको हम ट्रांसमीटर कॉइल कहते हैं, और दूसरी कॉइल जो है उसको हम रिसीवर कॉइल कहते हैं। तो ये जो कॉइल है पहली वाली, ये ट्रांसमीटर कॉइल है, और ये दूसरी वाली जो है ये रिसीवर कॉइल है, ये रिसीव करेगी इस चेंज को। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब इसके नोट्स ले लेते हैं। पहले इसके पार्ट्स वगैरह देखेंगे, साथ साथ इसका फंक्शन भी देख लेंगे। मेटल डिटेक्टर्स और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इनसे क्वेश्चन लाजमी बनते हैं, एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। मेटल डिटेक्टर, सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि भाई ये है क्या, मेटल डिटेक्टर। सबसे पहले ये है क्या, डिवाइस है, डिवाइस यूज टू डिटेक्ट मेटल्स, डिवाइस यूज टू डिटेक्ट मेटल्स, डिवाइस यूज टू डिटेक्ट मेटल्स। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ये सारा जो काम हो रहा है किस उसूल के तहत हो रहा है, कौन सा उसूल है यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सर्किट यूज्ड, सर्किट यूज्ड, इसमें जो सर्किट यूज़ हो रहा है वो कौन सा यूज़ हो रहा है भाई, हेडिंग डाल लीजिए, ऑसिलेटर सर्किट कहलाएगा ये, ऑसिलेटर सर्किट। इसको या तो आप ऑसिलेटर सर्किट कहेंगे, ठीक है, और या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है, और इसका एक दूसरा नाम भी है रिसोनेंट पैरेलल, रिसोनेंट
पैरेलल RLC, पिछली वीडियो में हमने देखा है ना, रिसोनेंट पैरेलल RLC AC सर्किट, रिसोनेंट पैरेलल। अच्छा, अब इसकी तरफ चलते हैं वर्किंग, कि ये काम कैसे करता है। वैसे वर्बली तो मैंने आपको बता दिया है मेटल डिटेक्टर काम कैसे करता है। ये इसके स्टेप्स आ रहे हैं, स्टेप्स, जिसमें आपको अच्छा, सबसे पहला स्टेप जो है वो जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जेनरेशन, हेडिंग डाल लें, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा भाई, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट होगी किसके अंदर? ये मेटल डिटेक्टर के अंदर होगी। मेटल डिटेक्टर के अंदर ये काम होगा। मेटल डिटेक्टर में कहाँ होगा? देखें, बुलेट्स में लिख रहा हूँ। मेटल डिटेक्टर में होगा ये काम, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। मेटल डिटेक्टर में होगा, कहाँ पर होगा? कॉइल में होगा। ये कॉइल जो है, ये कौन सी कॉइल होगी? इस कॉइल को हम कहते हैं ट्रांसमीटर कॉइल। ट्रांसमीटर कॉइल, ठीक है। वैन कब होगा ये काम? देखें, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का बनना, हम इस स्टेप को देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ये हो कहाँ रहा है? ये मेटल डिटेक्टर में हो रहा है। मेटल डिटेक्टर में कहाँ हो रहा है? कॉइल पे हो रहा है। कॉइल तो दो होती हैं, कौन सी कॉइल है? ये ट्रांसमीटर कॉइल है। और ट्रांसमीटर कॉइल में ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हो रही है, कब हो रही है? ऑन फ्लोइंग करंट, ऑन फ्लोइंग करंट। जब करंट जो है फ्लो कर रहा है, जब करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, और करंट का फ्लो कर रहा है वो जो बैंक के बाहर वो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, वो बटन जब दबा रहा है, वो बटन जो दबा रहा है, तो जैसे ही वो बटन दबा रहा है तो वो सर्किट खोल देता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट जो है अंदर बैटरी से फ्लो करना शुरू कर देता है इस ट्रांसमीटर कॉइल की तरफ। जैसे ही वो करंट जाता है ट्रांसमीटर कॉइल में, ट्रांसमीटर कॉइल के इर्द गिर्द क्या बनना शुरू हो जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो बननी शुरू हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये इसका, और ये ऑन फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट, और जब ये इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू होगा तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो शुरू होगा, इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड अराउंड कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड अराउंड कॉइल। कॉइल के इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई, स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2, अब इस मैग्नेटिक फील्ड को इंटरेक्ट करवाना है इसके साथ, मेटल के साथ। इंटरेक्शन विद मेटल्स, इंटरएक्शन विद मेटल्स। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को मेटल के साथ इंटरेक्ट करवाना। मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड, मैग्नेटिक फील्ड is changed, magnetic field is changed when, कब? magnetic field is changed when metal approaches to magnetic field of coil, टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल। ध्यान से ज़रा इसके स्टेप देखिएगा, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे अभी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज व्हेन मेटल अप्रोचेस टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल, ठीक है भाई। इसके बाद होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड,
सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड, एक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होगी किसके इर्द गिर्द, मेटल के, वो जो मेटल आप नज़दीक लेके आ रहे हैं ना उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होगी इन मेटल ऑब्जेक्ट, इन मेटल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप नोट लगा लें, वैसे मैं तो यहाँ नोट के तौर पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसको आगे लिख लें। दिस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड इज़ नॉट मेटल्स ओन, हाँ ये बात जहन में रखनी है। दिस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट मेटल्स ओन, ये मेटल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये बात जहन में रहे, ठीक है। ये ये मेटल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बल्कि ये किसने क्रिएट करवाई है, ये मेटल डिटेक्टर के अंदर जो कॉइल लगी हुई है जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो उसने क्रिएट करवाई है, ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। तीसरा स्टेप जो है वो एडी करंट्स का है, एडी करंट्स के ऊपर पहले ही मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, कई दफ़ा इस पूरी सीरीज़ में इसका जिक्र आया। अब ये एडी करंट्स का क्या मामला है भाई, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इन मेटल जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट, ये जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इन मेटल जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट, जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट। ये जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड मेटल में बन रही है तो इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, मेटल में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है इसको हम कहेंगे कॉल्ड एडी करंट, कॉल्ड एडी करंट, ये एडी करंट्स कहलाया। अब मेटल में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, और उस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट बन रहा है एडी करंट, तो करंट बन रहा है तो करंट फ्लो भी होगा मेटल के अंदर, और मेटल के अंदर जब करंट फ्लो होगा तो आपको पता है फिर क्या होगा, एक और मैग्नेटिक फील्ड बनेगी भाई, ये मेटल की अपनी होगी, ये मेटल की अपनी होगी। अब जो इस मेटल में करंट फ्लो कर रहा है एडी करंट, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करेगा, ये मेटल की अपनी होगी। क्या है इसके अंदर, दिस एडी करंट, ये एडी करंट जो है जनरेट्स अनदर मैग्नेटिक फील्ड, generates another magnetic field, generates another मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर नोट आ जाएगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज मेटल्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज मेटल्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, मेटल्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, मेटल्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टेप नंबर 4 आएगा यहाँ पर, डिटेक्शन ऑफ चेंजेस। अब चेंज को डिटेक्ट करना है, ठीक है। अब किसके अंदर, डिटेक्टर के अंदर ट्रांसमीटर कॉइल जो है उसमें करंट फ्लो हुआ है, उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, वो जब मेटल नज़दीक आया है तो इंटरेक्शन हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड का, तो मेटल जो है उसके अंदर क्या हुआ है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, लेकिन वो मेटल की अपनी नहीं है, उस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से
करंट जो है वो जनरेट हुआ है मेटल के अंदर, और उससे क्या हुआ है, ये करंट क्या कहलाता है, ये एडी करंट्स जो है वो कहलाता है। एडी करंट्स जब फ्लो होगा मेटल के अंदर तो वहाँ पर एक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी, जो कि मेटल की मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब चेंज को डिटेक्ट करना है, और ये काम कौन करेगा डिटेक्टर के अंदर जो दूसरी कॉइल है, नंबर 4, डिटेक्शन ऑफ चेंजेस। डिटेक्शन ऑफ चेंजेस। देयर आर 2 कॉइल्स इन डिटेक्टर। खैर ये तो मैं बता चुका हूँ, रिसीवर कॉइल और ट्रांसमीटर कॉइल, ठीक है, नोट कर लें इसको भी। देयर आर 2 कॉइल्स इन डिटेक्टर। डिटेक्टर जो है उसमें 2 कॉइल्स हैं। नंबर 1 कौन सी है हमारे पास, ट्रांसमीटर कॉइल, ये पहली वाली कॉइल है ट्रांसमीटर कॉइल, और नंबर 2 हमारे पास रिसीवर कॉइल। रिसीवर कॉइल, ये हमारे पास जो ट्रांसमीटर कॉइल है ये ओरिजिनल कॉइल है, पहली वाली कॉइल है। ट्रांसमीटर कॉइल, ट्रांसमीटर कॉइल, ट्रांसमीटर कॉइल। ओरिजिनल कॉइल, ओरिजिनल कॉइल whose magnetic field induces मतलब पैदा कर रही है, induces magnetic field in metal। ये ओरिजिनल कॉइल जो है ट्रांसमीटर कॉइल ओरिजिनल कॉइल है, whose मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस मतलब पैदा कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इन मेटल, मेटल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है पैदा कर रही है, जो कि मेटल की अपनी नहीं है। ये बात मैंने अभी बताई थी, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है रिसीवर कॉइल, रिसीवर कॉइल, ये दूसरी कॉइल है डिटेक्टर के अंदर जो डिटेक्ट करेगी चेंज को इन मैग्नेटिक फील्ड। पहली वाली कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आएगा उस चेंज को डिटेक्ट करेगी ये दूसरी कॉइल जो डिटेक्टर के अंदर ही लगी हुई है, रिसीवर कॉइल। दिस कॉइल डिटेक्ट्स चेंज, दिस कॉइल डिटेक्ट्स चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। दिस कॉइल डिटेक्ट्स चेंज in magnetic field in transmitters coil। in transmitters coil magnetic field, ठीक है भाई। अब यहाँ पर नंबर 5 पे 5वां स्टेप आ जाएगा, अलर्ट मैकेनिज्म। अलर्ट मैकेनिज्म, अलर्ट मैकेनिज्म। डिटेक्टर सेंसेस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अलर्ट मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, डिटेक्टर सेंसेस चेंज। वैसे सेंस का वर्ड तो खैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके सेंसेस तो नहीं होते जैसे हमारे होते हैं, लेकिन वैसे ही अगर आप लिखना चाहें डिटेक्टर डिटेक्ट्स चेंज, ये वर्ड ज़्यादा मुनासिब होगा। डिटेक्टर डिटेक्ट्स चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बाय रिसीवर्स कॉइल। रिसीवर कॉइल जो है वो ये काम करेगी कि रिसीवर कॉइल जो कि डिटेक्टर के अंदर लगी हुई है वो डिटेक्ट करेगी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्या होगा, रिसीवर्स कॉइल प्रोड्यूस एन अलर्ट, और ये अलर्ट जो होगा वो किस शक्ल में होगा, ये अलर्ट जो है वो बीप की शक्ल में भी हो सकता है, साउंड की शक्ल में, और लाइट की शक्ल में भी
होता है। ठीक है भाई, तो ये मेटल डिटेक्टर भी हो गया। मेरे ख्याल 1-2 टॉपिक ही रह गए इसके अंदर, फिर ये चैप्टर भी तमाम हो जाएगा। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।